हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको पैराथायराइड ग्रंथि के कार्य और उसके अतिस्रावण और अल्पस्रावण से मानव में होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा की। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण होता है और आपको बताया कि पैराथार्मोन हार्मोन के बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों पर आपसे चर्चा की। नंबर 1, पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है और विटामिन डी जो होती है वो अस्थियों के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है वो मांसपेशियों के संकुचन के अंदर तंत्रिकीय आवेगों को और रुधिर का थक्के के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में सहायक होते हैं या रक्त का थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, जिसके द्वारा पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है वो मानव के अंदर कैल्शियम और फास्फेट आयनों के नियमन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। कैल्शियम आयन और फास्फेट आयनों के नियमन की क्रिया में सहायक होता है। चौथा कार्य मैंने आपको बताया कि कैल्शियम आयनों का पुनरावशोषण और फास्फेट आयनों का क्या होता है, उत्सर्जन की जो क्रिया की जाती है वो पैराथार्मोन हार्मोन के द्वारा की जाती है। पैराथार्मोन हार्मोन का यदि अल्प मात्रा में स्रावण मनुष्य के शरीर में होगा तो मनुष्य के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है जिसे हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी के नाम से उसे जाना जाता है। जब पैराथार्मोन हार्मोन की मात्रा मनुष्य के शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कम होने पर मनुष्य के अंदर कैल्शियम आयनों की मात्रा तो कम हो जाती है और फास्फेट आयनों की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। कैल्शियम आयनों की मात्रा कम होती है, फास्फेट आयनों की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि मनुष्य की शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं और तंत्रिकीय क्रिया होती हैं, मांसपेशियां और तंत्रिकीय क्रियाएं होती हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि कैसी होती है, अनायासी उनके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है कि मानव की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जकड़न पैदा हो जाती है, साथ में उनमें ऐंठन के जो दौर होते हैं वो पड़ने लग जाते हैं, जिस रोग को हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरा हमने पढ़ाया था पैराथार्मोन हार्मोन के अतिस्रावण से होने वाला रोग, जिसका नाम था हाइपरकैल्सेमिया, जिस रोग को हम ऑस्टियोपोरोसिस रोग के नाम से उसे जाना जाता है। जब मनुष्य के शरीर के अंदर पैराथार्मोन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि जब पैराथार्मोन हार्मोन का अधिक स्रावण मनुष्य के शरीर के अंदर होता है या पैराथार्मोन अधिक मात्रा में उनके शरीर के अंदर बनता है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो विघटित होता है। कैल्शियम विघटित होकर के अस्थियों से किस में आ जाता है, रक्त के अंदर आ जाता है। और रक्त में आने पर क्या होता है कि मानव की अस्थियां कैसी हो जाती है, भंगुर हो जाती है। मानव की अस्थियां कैसी हो जाती है, कोमल हो जाती है। और मैंने आपको बताया मानव की अस्थियां खोखली हो जाती है, जिस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस रोग के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। इज इट राइट? डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जिन पर आज हम आपसे बात करेंगे। पहली ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्रंथि के बाद आज हम जो हम बात करेंगे वो दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। आइए देखते हैं। क्लास 12 लेसन नंबर हमारा है 29, केमिकल कोऑर्डिनेशन
इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई थाइमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। लोकेशन ऑफ थाइमस ग्रंथि या पोजीशन ऑफ थाइमस ग्रंथि। देखिए बात करते हैं पोजीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आपको हम यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इस तरीके का डायग्राम पहले भी हमने आपको दिखाया है। ठीक है, ये ग्रंथि हमने आपको बताई थी। इन्हें क्या कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इनके अंदर ये पाई जाती है, इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, यानी कि ये मनुष्य के अंदर श्वास नली होती है, ट्रैकिया होती है। ठीक है, इस तरीके की संरचना आपने देखी है। ये संरचना आपने देखी होगी। देखिए ये क्या है? श्वास नली है। श्वास नली के तो नीचे यहां पर ये ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कहा जाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि श्वास नली के तो कहां पर स्थित होती है? नीचे स्थित होती है। ठीक है, ट्रैकिया के जस्ट नीचे होती है। और आप देखिए यहां पर एक गुहा होती है, प्लूरल गुहा। उसके अंदर ये क्या है? देखिए हार्ट होता है, हृदय होता है। ठीक है, और हृदय का ये अग्रभाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? पश्च भाग होता है। हृदय का ये पश्च भाग हो गया, ये अग्रभाग होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? थाइमस जो ग्रंथि होती है वो श्वास नली के नीचे और हृदय के अग्रभाग पर क्या होती है? स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? हृदय के अग्रभाग की ओर क्या होती है? स्थित होती है। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो मानव के शरीर के अंदर श्वास नली के नीचे तथा हृदय के अग्र हृदय के आगे की ओर या अग्र हृदय की ओर क्या होती है? स्थित होती है। ये हो गई थाइमस ग्रंथि की लोकेशन। थाइमस ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। क्लियर बात समझ गई? अब ये थाइमोसिन हार्मोन मानव के शरीर में क्या काम करता है उस पर हम बात करते हैं। मानव में यौवनावस्था आती है। ठीक है, मानव के अंदर यौवनावस्था जो आती है। ठीक है, तो मानव में यौवनावस्था के बाद इसका जो आकार होता है वो निरंतर उसमें क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। मानव में यौवनावस्था आने के बाद, ठीक है, यौवन अवस्था आने के बाद थाइमस ग्रंथि के आकार में निरंतर क्या आती जाती है? कमी आती चली जाती है। आप देखिए इस तरीके से इसका आकार होता चला जाता है। ठीक है, इसके आकार में निरंतर क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तथा जैसे ही वृद्धावस्था आती है, ठीक है, तो इस ग्रंथि का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथि जो होती है, यह ग्रंथि होती है वो तंतु के समान डोरी के रूप में रह जाते हैं। तंतु के समान डोरी के रूप में क्या है? रह जाते हैं। तंतु के समान डोरी के रूप में रह जाते हैं। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो वृद्ध अवस्था में इसका आकार कैसा होता चला जाता है? छोटा हो जाता है, या इसकी संरचना जो होती है वो तंतु के समान डोरी के समान क्या है? शेष रह जाती है। थाइमस जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है कि मानव के अंदर जो टी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं, मानव के अंदर टी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं उनको परिपक्वन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होता है। टी लिम्फोसाइट की जो कोशिका होती है, लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं उनके
परिपक्वन में क्या होती है, सहायक होती है। परिपक्वन को इंग्लिश में बोलता है मैचुरेशन। तो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के परिपक्वन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, इस ग्रंथि को थाइमोसिन यानी कि थाइमस जो ग्रंथि होती है इसको प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग भी कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग कहा जाता है, या थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। ये टी लिम्फोसाइट के अलावा मैं आपको बता दूं, थाइमोसिन जो ग्रंथि हो, थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वो मानव के शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। इम्यून सिस्टम, IMMUNE, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है उसके निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ये क्या काम करता है, थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है कि मानव के शरीर के अंदर जो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं या एंटीजन जो होते हैं, तो ये क्या है कि थाइमोसिन ग्रंथि जो होती है, थाइमोसिन जो हार्मोन होता है यह लसीकाणुओं को, जीवाणु या एंटीजनों को नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो लसीकाणुओं को, जीवाणु और एंटीजनों को नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। देखिए मनुष्य की जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है या जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ ये थाइमोसिन हार्मोन का जो उत्पादन होता है वह उनके शरीर में कैसा हो जाता है, या तो कम हो जाता है या फिर थाइमोसिन ग्रंथि के थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का पूर्णतः निर्माण कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वृद्धावस्था आने पर या बढ़ती हुई उम्र के साथ थाइमोसिन का उत्पादन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के कार्य। देखिए थाइमस ग्रंथि के दो कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, ध्यान से सुनना। थाइमस जो ग्रंथि होती है वो जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में क्या होती है, सहायक होती है। थाइमस ग्रंथि होती है वो जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में क्या होती है, सहायक होती है। जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में क्या होती है, सहायक होती है। पहला कार्य आपको समझ आ गया, जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में सहायक होता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि थाइमस जो ग्रंथि होती है वो प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करने में क्या होती है, सहायक होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, थाइमस जो ग्रंथि होती है वह जंतुओं के अंदर, ठीक है, खासतौर से जंतुओं के अंदर थाइमस जो ग्रंथि होती है वो प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। तो प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, ये दो मुख्य कार्य है। एक बार फिर मैं आपको थाइमस ग्रंथि रिपीट कर रहा हूं शॉर्टली विद इन 1 मिनट। ठीक है, यह ग्रंथि श्वास नली के नीचे और हृदय के अग्रभाग की ओर स्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही मानव के अंदर युवा अवस्था आ जाती है तो युवा अवस्था आने के बाद इस थाइमस ग्रंथि का आकार कैसा होता चला जाता है, छोटा हो जाता है, या यह तंतु के समान डोरी के रूप में क्या है, रह जाती है। ठीक है, यह हार्मोन क्या करता है, थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वो मनुष्य के अंदर टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के परिपक्वन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी तंत्र का प्रमुख अंग कहा जाता है, या थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है।
थाइमस ग्रंथि जो होती है ये इसके द्वारा स्रावित होने वाला थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और यह लसीकाणुओं को, जीवाणु और एंटीजनों को नष्ट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया कि वृद्धावस्था जैसे आती है या जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है तो थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण या उत्पादन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण या उत्पादन पूर्णतः कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। थाइमस ग्रंथि के दो कार्य है। थाइमस ग्रंथि जनन ग्रंथियों के परिपक्व में सहायक होती है और दूसरा है थाइमस ग्रंथि जो होती है वो प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। These are the two more functions of thymus gland. देखिए थाइमस ग्रंथि के बाद हम बात करने जा रहे हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड या इसको कहते हैं पीनियल काय के नाम से भी जाना जाता है। पीनियल काय, पीनियल काय को लैंगिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है। लैंगिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि को लैंगिक जैविक ग्रंथि कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक। सेक्सुअल बायोलॉजिकल, इस ग्रंथि को लैंगिक जैविक ग्रंथि यानी कि घड़ी कहा जाता है। लैंगिक जैविक घड़ी, वॉच या क्लॉक, CLOACK, ठीक है, शायद स्पेलिंग गलत, CLOCK, ठीक है। तो पीनियल काय को लैंगिक जैविक घड़ी, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसे क्या है, कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पीनियल काय। देखिए पीनियल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मानव का अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला आता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क के बाद आता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के भी दो भाग मैंने बताया, एक थैलेमस होता है, दूसरा कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, उस पश्च भाग की जो सतह होती है, उस सतह के नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है। और थैलेमस से निकला हुआ एक खोखला क्या होता है, व्रंत होता है। उस खोखले व्रंत पर ये पीनियल काय क्या है, पाई जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए कि पीनियल काय कहां पर पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। भाई मानव का अग्र मस्तिष्क है और अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है, पश्च भाग है। और पश्च भाग की जो सतह होती है, उस सतह के बीच में, ठीक है, सतह के बीच में क्या होता है, थैलेमस से निकला हुआ एक खोखला अंग होता है। और उस खोखले अंग पर क्या होती है, खोखला अंग होता है या खोखला व्रंत होता है। उस खोखले व्रंत पर क्या है, पीनियल ग्रंथि क्या है, पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। आपको मैं बता दूं मस्तिष्क की जो संरचना होती है, आपने पढ़ा है इस तरीके से। मस्तिष्क की संरचना के अंदर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं, 3 पाई जाती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाइया मैटर, ठीक है। ये पीनियल काय जो होती है, पीनियल काय जो होती है यह है पाइया मैटर, ड्यूरा मैटर, ये ड्यूरा मैटर बोलते हैं, इसको अरेक्नोइड बोलते हैं, इसको पाइया मैटर बोलते हैं। तो पीनियल काय जो होती है वो पाइया मैटर की पतली झिल्ली से ढकी होती है। पीनियल काय जो होती है, पीनियल काय जो होती है वो पाइया मैटर की पतली झिल्ली के द्वारा क्या होती है, ढकी हुई होती है। और ये ग्रंथि कैसी होती है, सफेद रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है, चपटी होती है। आकार में ये ग्रंथि कैसी होती है, छोटी होती है। आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। इस ग्रंथि का जो वजन होता है वो 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है, क्लियर।
और आपको बता दूं इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर बात समझ आ गई? देखिए मनुष्य के अंदर क्या होता है कि मेलेटोनिन हार्मोन का जब निर्माण हो जाता है तो यह मनुष्य में खास तौर से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, खास तौर से जो अंधे बच्चे होते हैं, उन अंधे बच्चों के अंदर ये क्या करती है, ये पीनियल ग्रंथि होती है। ये पीनियल ग्रंथि उनमें समय से पहले ही कौन सी अवस्था ला देती है? यौवना अवस्था ला देती है। यह मनुष्यों में खास तौर से जो अंधे बच्चे होते हैं उनके अंदर समय से पहले क्या ला देती है? यौवन अवस्था ला देती है। आपको बता दूं ये मेलेटोनिन हार्मोन के कारण ही एक अंधा जो बालक होता है, ठीक है, उस अंधे बालक में सामान्य बालक की तुलना में, अंधे बालक में सामान्य बालक की तुलना में यौवना अवस्था शीघ्रता से आती है। यौवना अवस्था कैसे आती है? शीघ्रता से आती है। दूसरी बात मैं बता दूं तीव्र प्रकाश में भी यौवना अवस्था कैसे आती है? शीघ्रता से आती है। क्यों आती है? क्योंकि तीव्र प्रकाश के अंदर, तीव्र प्रकाश जो होता है उसमें मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कम होता है, और जब इस हार्मोन का स्रावण कम होगा तो मनुष्य के अंदर क्या है? यौवना अवस्था क्या आएगी? शीघ्रता से आती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया तीव्र प्रकाश के अंदर यौवना अवस्था शीघ्रता से आती है, क्योंकि उस दौरान क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कम होता है। मंद जो प्रकाश होता है उसमें यौवना अवस्था कैसे आती है? धीमी गति से आती है, क्योंकि इस हार्मोन का, मंद प्रकाश में इस हार्मोन का स्रावण अर्थात मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कैसे होता है? कम होता है। कैसे होता है? कम होता है। ये आपको बता दें हमने पीनियल ग्रंथि के बारे में। आपको बता दो पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि होते हैं उसमें दो प्रकार की कोशिका होती है। एक को कहा जाता है पीनियलोसाइट कोशिका और दूसरी होती है न्यूरोगिलियल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। न्यूरोगिलियल कोशिका और कौन सी कोशिकाएं होती हैं? पीनियलोसाइट कोशिकाएं। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं पीनियल काय के अंदर क्या है? पाई जाती है। क्लियर बात समझ आ गई? एक बार हम पीनियल काय को फिर रिपीट कर रहे हैं। पीनियल काय कहां पर पाई जाती है? पीनियल काय अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग होता है, वो भी थैलेमस होता है पश्च भाग में, ठीक है। और थैलेमस की जो सतह होती है उस पर एक खोखला व्रंत होता है। थैलेमस से निकला हुआ एक खोखला व्रंत होता है, उस खोखले व्रंत पर क्या लगी होती है? ये पीनियल काय लगी होती है। पीनियल काय जो होती है वो पाइया मेटर की पतली झिल्ली के द्वारा क्या होती है? ढकी हुई होती है। ये सफेद रंग की होती है और कैसी होती है? चपटी होती है। इसका वजन कितने ग्राम होता है? 150 ग्राम होता है, ठीक है। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि पीनियल जो काय होता है इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। किसका श्रावण किया जाता है? मेलेटोनिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। जो मनुष्य में खास तौर से जो बच्चे होते हैं उनमें, सामान्य जो बच्चे होते हैं उनमें समय से पहले यौवनावस्था लाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। एक अंधे बालक में सामान्य बालक की तुलना में क्या होता है? शीघ्रता से यौवनावस्था आती है, ठीक है। और आपको मैंने बताया तीव्र प्रकाश में भी यौवनावस्था शीघ्रता से आती है, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण तीव्र प्रकाश में कम होता है, ठीक है। मंद प्रकाश में यौवनावस्था धीमी गति से आती है, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि मंद प्रकाश में मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कैसे होता है? अधिक होता है। पीनियल काय जो होती है, मैंने आपको बताया कि पीनियल काय में दो प्रकार की कोशिका होती है, पीनियलोसाइट और न्यूरोगिलियल सेल्स पाई जाती है। देखिए अगर उत्पत्ति की बात करें तो पीनियल काय की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होती है। पीनियल काय की उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में कौन सी कोशिकाओं से होती है? एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। तो पीनियल काय का उद्भव कौन सी कोशिकाओं से होता है? एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। देखिए अब हम एक लास्ट
एक और आपको बताने जा रहे हैं, एक अगली अंतःस्रावी ग्रंथि पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड, जिसको अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी, ये दोनों ग्रंथियों के रूप में ही क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए इस पैनक्रियाज ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर बात है। अब बात करते हैं कि पैनक्रियाज जो ग्रंथियां होती है ये कहां पर पाई जाती है। देखिए बात करते हैं, ये क्या है, आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये क्या है, आमाशय है। आमाशय के कहां पर पाई जाती है, नीचे या पीछे। आमाशय के नीचे या पीछे की ओर अग्नाशय ग्रंथि क्या है, पाई जाती है या स्थित होती है। इसका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितने सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। और इस अग्नाशय ग्रंथि का जो वजन होता है, भार होता है, वो लगभग कितने ग्राम होता है, 80 ग्राम होता है। आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। वजन कितने ग्राम होता है, 80-85 ग्राम के लगभग होता है। क्लियर बात समझ आ गई। देखिए ये और भी अगर हम बात करें तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, ठीक है, ये ग्रहणी है और ग्रहणी का कौन सा भाग है, ये यू आकार का है। देखिए यू आकार की संरचना बन रही है। तो ग्रहणी के यू आकार की जो संरचना होती है, उस संरचना वाले स्थान पर क्या है, ये अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, स्थित होती है या पाई जाती है, लगी हुई होती है। ठीक है। देखिए अग्नाशय ग्रंथि की जो संरचना होती है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की संरचना होती है वो किसके आधार पर, कोशिका के समूह के आधार पर। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि की संरचना को देखा जाए तो अग्नाशय ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके से एक समूह के रूप में क्या है, पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, इस तरीके से एक समूह के रूप में पाई जाती है। इन कोशिकाओं को लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है। और इस लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, एक अल्फा सेल्स पाई जाती हैं, दूसरी कौन सी पाई जाती है, बीटा सेल्स पाई जाती हैं, और तीसरी कोशिका कौन सी है, डेल्टा कोशिकाएं क्या है, पाई जाती है। देखिए इन पर हम विस्तृत रूप से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार यहां तक जो आपको बताया पैनक्रियाज ग्लैंड में, उसको सुन लीजिए। आमाशय ग्रंथि के नीचे या पीछे की ओर क्या पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रहणी के यू आकार की संरचना पर क्या होती है, स्थित होती है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 80 से 85 ग्राम होता है। ठीक है। और आपको मैंने बताया कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो क्या पाई जाती है, यहाँ पर कोशिकाओं का समूह होता है। और उस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है उन्हें लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं। और लैंगरहैंस द्वीप कोशिका में ये 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं क्या है, पाई जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।